नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाफिस की, जो कि एक फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन डाटाबेस है। इसको हाल ही में न्यू दिल्ली में हमारे होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया। हम देखेंगे नाफिस काम कैसे करेगा, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी। अब क्योंकि नाफिस दो चीज़ों के साथ जुड़ा है, सबसे पहले फिंगरप्रिंटिंग और दूसरा क्राइम, तो हम देखेंगे कि क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए फिंगरप्रिंटिंग के यूज़ का इतिहास क्या है भारत के कंटेक्स्ट में। इस वीडियो में आपको कॉलोनियल हिस्ट्री से लेकर अभी तक की जो हिस्ट्री है, कैसे कैसे फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ शुरू हुआ और कैसे कैसे इसका समय के साथ साथ डेवलपमेंट हुई, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नाफिस को 17 अगस्त को लॉन्च किया एक कार्यक्रम में, 2 डे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस 2022 जो हुई न्यू दिल्ली में। तो आपने याद रखना है 2 डे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज NSS कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे लॉन्च किया नाफिस को। नाफिस की फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अब देखिए, नाफिस जो है इसको डेवलप किया गया है NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका एम क्या है? ये हेल्प करेगा क्विक और इजी डिस्पोजल ऑफ केसेस विद द हेल्प ऑफ सेंट्रलाइज फिंगरप्रिंट डाटाबेस। सेंट्रलाइज फिंगरप्रिंट डाटाबेस यानी कि पूरी स्टेट्स में, जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, उन सारों का एक सेंट्रलाइज डाटाबेस होगा। और उस डाटाबेस को पूरी स्टेट की कोई भी पुलिस जो है, जब भी उनके पास कोई नया क्रिमिनल आता है तो उसका यूज़ करके वो उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को रिट्रीव कर सकती हैं। तो इसलिए ये एक सेंट्रलाइज फिंगरप्रिंट डाटाबेस की तरह काम करेगा और इसका एम होगा कि ये क्विक और इजी डिस्पोजल हो सके किसी भी क्रिमिनल केस का। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश पूरे भारत की पहली ऐसी स्टेट है जिसने नाफिस का यूज़ करना शुरू किया डिसीज्ड पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए। डिसीज पर्सन का मतलब होता है जिसकी डेथ हो चुकी है, जो मृत हो चुका है। तो एक डिसीज्ड पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए नाफिस का प्रयोग सबसे पहले मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, याद रखिएगा। देखिए, नाफिस को कंसेप्चुलाइज और मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा? NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। कहाँ पे? सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो कि है न्यू दिल्ली में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, नाफिस जो है ये प्रोजेक्ट एक कंट्री वाइड सर्चेबल डाटाबेस है किसी भी क्राइम या फिर क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स के लिए। अब क्राइम और क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स का क्या मतलब है, विस्तार से हम इसको आगे देखेंगे जब हम ये देखेंगे कि नाफिस का यूज़ कैसे किया जाएगा। तो देखिए, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी की तरह काम करेगी। कैसे? बाय कंसोलिडेटिंग फिंगरप्रिंट डाटा फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो पूरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जितने भी क्रिमिनल्स का फिंगरप्रिंट डाटा है उस सारे को इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसको इस नाफिस में डाल दिया जाएगा। तो ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी की तरह काम करेगा। 2020 की NCRB की एक रिपोर्ट की माने तो ये हेल्प करेगा इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। अब सबसे पहले बात है इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या हुई? तो जैसे आपके पास NIA है, आपके पास ED है, ये सारी क्या हैं? इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। तो 2020 की NCRB की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो नाफिस है ये जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको मदद करेगा अपलोड, ट्रेस और रिट्रीव करने के लिए डाटा को रिलेटेड टू एनी क्राइम या क्रिमिनल 24/7 बेसिस, कि पूरे 24 घंटे में, दिन में, शाम में, सुबह, दोपहर, शाम को, रात, जब चाहें तब आप उस रिपोजिटरी से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मान लो एक क्राइम हुआ, क्रिमिनल को पकड़ा गया, पुलिस उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग लेगी, उसको अपलोड कर देगी। नाफिस जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन है उसमें अपलोड कर दिया। तो अब मानो कि एक क्रिमिनल ने एक एक्स स्टेट में क्राइम किया, राइट? अब उसी ने वहां पे उसको पकड़ा, जेल हुई, वो छूट गया, वाई स्टेट में क्राइम कर दिया। अब ये एक सिंगल क्रिमिनल है, इसने एक जगह में किया, छूटा, दूसरी जगह में किया। दूसरी जगह में जब ये करेगा तो पुलिस वाले इसका फिंगरप्रिंट ट्रेस कर लेंगे। इस एप्लीकेशन में जाके वो क्या कर लेंगे? ट्रेस कर लेंगे। तो ये होगा ट्रेस। और फिर अगर उनको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस में अगर पकड़ा गया तो उसको हाई कोर्ट भी लेके जाना है ना, मतलब कोर्ट में पेशी डालनी है। तो उसके लिए अगर उसको लगता है कि अच्छा ये
ट्रेस तो कर लिया, लेकिन अब आपको लगता है कि इसको आगे केस बढ़ाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इस डाटा को निकालना पड़ेगा, तो वो उसको रिट्रीव भी कर लेंगे। तो ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि ये जो नाफिस है ये इनेबल करेगा इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपलोड, ट्रेस और रिट्रीव करने के लिए डाटा जो रिलेटेड होगा किसी क्राइम या क्रिमिनल के साथ। और ये कौन सा डाटा होगा? फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। अब सवाल है कि नाफिस एक्चुअल में काम कैसे करेगा। देखिए, मान लीजिए ये एक क्रिमिनल है, इसको पकड़ा गया, इसको जेल हुई, जेल होने के बाद इसके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और उस फिंगरप्रिंट को, उस क्रिमिनल को एक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर असाइन कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति है, उसने क्राइम किया, उसको अरेस्ट किया गया, उसको अरेस्ट करने के बाद उसका फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर NFN उसको असाइन कर दिया जाएगा। अब एक क्रिमिनल ने एक क्राइम किया तो उसको एक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर मिल गया। लेकिन अगर एक क्रिमिनल ने मल्टीपल क्राइम्स किए तो क्या होगा? जितने भी क्राइम वो करेगा वो सारे के सारे क्राइम्स उस NFN नंबर के साथ जोड़ दिए जाएंगे, अटैच कर दिए जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? मान लो इसने 4 क्राइम किए, ये एक क्रिमिनल है, इसने 4 क्राइम किए, इसके पास इसको एक NFN नंबर दिया गया है। अब अगर ये 5वां क्राइम करता है, फिर पकड़ा जाता है, तो पुलिस वाले इसको क्या करेंगे? अपलोड करने लगेंगे, ट्रेस करेंगे। तो फिर इसको उन NFN नंबर जहाँ पे ऑलरेडी इसके साथ 4 FIR या 4 केस, क्रिमिनल केस इसके साथ जुड़े हैं, उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा क्या है, ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो अब यहाँ पे आप समझिए, आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये ज़रूरी है कि बार बार अगर कोई क्राइम कर रहा है, जैसे मान लो किसी ने X स्टेट में क्राइम किया, अब अगर वो Y स्टेट में क्राइम कर रहा है तो उन लोगों के लिए Y स्टेट में जहाँ पे पुलिस वाले उसको पकड़ेंगे, अगर एक ऑथेंटिक डाटाबेस उसका नहीं होगा तो उनके लिए तो वो एक नया क्रिमिनल है, तो वो फिर वैसे ही धाराएं लगा के उसको बाद में छोड़ देंगे। लेकिन जब उनके पास एक NFN नंबर असाइन होगा और जब उसको वो ट्रेस करेंगे वेब बेस्ड पोर्टल में, नाफिस में, तो उनको पता चलेगा कि भाई इसके ऊपर तो पहले से 10 केस चले हैं, तो ये इसका मतलब हुआ कि ये व्यक्ति क्या है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई उस हिसाब से चलेगी, ना कि उस हिसाब से कि ये एक पहला क्रिमिनल है। ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी कि इसने बार बार क्राइम किया है, बार बार इसको पकड़ा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये सुधर नहीं रहा है, तो ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो अब जो कार्रवाई होगी वो इस हिसाब से होगी। अब देखिए, जब एक क्रिमिनल को पकड़ के उसको 10 डिजिट नंबर असाइन किया गया, तो ये जो 10 डिजिट नंबर है, इसके पहले जो 2 नंबर होंगे वो बताएंगे स्टेट कोड। अब स्टेट कोड का मतलब है कि जिस स्टेट से ये व्यक्ति पकड़ा गया, जहां पर इसने क्राइम किया, जहां की स्टेट की पुलिस ने इसको पकड़ा, उस स्टेट का कोड इसके NFN नंबर के पहले 2 डिजिट्स होंगे। उसके बाद के जो 8 डिजिट्स होंगे वो होंगे इसका सीक्वेंस्ड नंबर। तो ये याद रखना कि पहले 2 डिजिट जो होंगे वो स्टेट कोड होगा, बाकी 8 जो होंगे वो सीक्वेंस्ड नंबर होगा। तो ये था नाफिस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये पहली बार हो रहा है कि क्रिमिनल का जो इस प्रकार का डाटाबेस है उसकी ऑटोमेशन की जा रही है, यानी उसको एक डिजिटल एक डाटाबेस बनाया जा रहा है? क्या इससे पहले कभी नहीं हुआ? तो इसको देखने के लिए हम डिस्कस करेंगे क्राइम और फिंगरप्रिंटिंग का, उनको डिटेक्ट करने के लिए या रोकने के लिए यूज़। तो देखिए, सबसे पहले नेशनल पुलिस कमीशन ने 1986 में अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के मुताबिक सेंट्रल फिंगरप्रिंटिंग ब्यूरो ने सबसे पहले फिंगरप्रिंट डाटाबेस जो था उसको ऑटोमेट करना शुरू किया। जितने भी एग्जिस्टिंग मैनुअल रिकॉर्ड्स थे उन सारों की डिजिटाइजेशन करके, यानी कि एक क्रिमिनल है, उससे रिलेटेड हमारे पास जितने भी मैनुअल रिकॉर्ड्स हैं उन सारों की डिजिटाइजेशन शुरू हुई सबसे पहले सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो के द्वारा। कब? इन द ईयर ऑफ 1986। किसकी रिकमेंडेशन पे? नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन पे, जिसने 1986 में ये रिकमेंडेशन दी थी। अब ये डिजिटाइजेशन तो शुरू हुई, लेकिन अगर किसी को डिजिटाइजेशन करनी है, जैसे मान लो आपके पास किताबें हैं, आपने उसकी PDF बनानी है, तो PDF कहीं ना कहीं स्टोर तो होगी आपके लैपटॉप में या आपके iPad में या किसी भी चीज़ में। तो उसी प्रकार से जब हमने कहा कि हम क्रिमिनल्स की जितना भी मैनुअल रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं उसकी डिजिटाइजेशन करेंगे, तो इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म या एक ऑफिस ऐसा चाहिए था। इसके लिए हमने भारत का पहला
ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AFI बनाया 1992 में। भारत का पहला ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम किस ईयर में बना? 1992 में। इसको एक नाम दिया गया, उसका नाम था फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है फैक्स 1.0। तो सबसे पहले जो ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बना उसका नाम दिया गया फैक्स 1.0, दैट इज फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम। अब समय के साथ साथ इस फिंगरप्रिंट एनालिसिस क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम में अपग्रेडेशन हुई और इसमें लास्ट अपग्रेडेशन हुई थी 2007 में, जिसका नाम रखा गया फैक्स 5.0। लेकिन NCRB की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये आउटलिव कर गया है अपनी शेल्फ लाइफ। इसका मतलब है कि अब ये इतना यूजफुल नहीं रहा है, अब ये क्राइम्स को डिटेक्ट या आइडेंटिफाई करने में इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहा है, इसलिए इसको रिप्लेस करना अनिवार्य है। तो इसको अभी रिप्लेस किया गया नाफिस की मदद से। अब हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स और क्राइम की हिस्ट्री इंडिया के कंटेक्स्ट में। देखिए, फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले कॉलोनियल इंडिया में इमर्ज हुई थी। सबसे पहले कॉलोनियल इंडिया में, यानी उस भारत में जब इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते थे, उस समय सबसे पहले फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। और ये बात भी ध्यान रखें कि सबसे पहले क्राइम्स को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इंडिया में फिंगरप्रिंट का यूज हुआ, उसके बाद से यूरोप और बाकी देशों में हुआ है। तो ये आपने याद रखना है। सबसे पहले जब ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने फिंगरप्रिंटिंग का यूज शुरू किया तो दरअसल ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए था, ना कि क्रिमिनल पर्पसेस के लिए। लेकिन इवेंचुअली फिर इन्होंने क्रिमिनल पर्पसेस के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। विलियम हर्शल, जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के, 1800 के मिडल में उन्होंने सबसे पहले फ्रॉड और फोर्जरीज को रिड्यूस करने के लिए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करना शुरू किया। अब आप बोलेंगे किस प्रकार के फ्रॉड और फोर्जरीज? तो देखिए, वैसे तो अंग्रेजों ने इस देश को चूसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ अच्छे काम भी कर देते थे, जैसे कि गवर्नमेंट पेंशन्स हों या फिर लैंड ट्रांसफर डीड्स की साइनिंग्स हों या फिर मॉर्टगेज बॉन्ड्स या इस प्रकार की चीजें। तो ये इंश्योर करने के लिए कि इस प्रकार की जितने भी चीजें हैं ये राइट पर्सन तक जाए और बीच में कोई भी फ्रॉड या फोर्जरी ना हो, तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले फिंगरप्रिंटिंग का यूज शुरू किया। तो भारत में 1800 के मध्य बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर विलियम हर्शल ने इसकी शुरुआत करी थी। अब 19th सेंचुरी आते आते फिंगरप्रिंटिंग का यूज बढ़ गया। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो उस समय तक भारत में जिस प्रकार का क्राइम होता है उसको समझ चुके थे। अब आप बोलोगे कि जिस प्रकार का क्राइम का क्या मतलब है? क्राइम तो मर्डर है, रेप है, चोरी या डाका है, तो ये तो सेम ही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि हर देश में या ज्योग्राफी के साथ साथ या कल्चर के साथ साथ वहाँ पे क्राइम किस रूप में किया जाएगा, कैसे कैसे क्राइम किए जाएंगे, ये भी बदलता है। और किस प्रकार के माइंड सेटअप के लोग होंगे, क्रिमिनल जो है वो क्राइम करने के बाद बचने के लिए क्या क्या सोचेगा, क्या क्या कर सकता है, ये भी अलग अलग डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से ब्रिटिश ऑफिशियल जब अच्छे से भारत में जिस प्रकार के क्राइम होता है उसको समझ गए, तब फिर उन्होंने 19th सेंचुरी तक आते आते फिंगरप्रिंटिंग का यूज जो था वो बढ़ा दिया। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंटिंग से पहले क्या होता था। हमने बात करी कि 1800 के मध्य में फिंगरप्रिंटिंग का यूज फ्रॉड्स और फोर्जरीज को रोकने के लिए शुरू किया। 19th सेंचुरी में जब तक वो इंडिया में क्राइम को समझ गए तब उन्होंने इसका यूज बढ़ा दिया। लेकिन जब फिंगरप्रिंटिंग थी ही नहीं तो उससे पहले क्या हुआ करता था? उससे पहले हुआ करता था एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उसके कुछ फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि हाइट होगी, आंखें होंगी, आईज का कलर हो गया, है ना, हेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के फिजिकल फीचर्स की मेजरमेंट को बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। फिंगरप्रिंटिंग से पहले हुआ करती थी एंथ्रोपोमेट्री, लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में एंथ्रोपोमेट्री को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया फिंगरप्रिंटिंग से। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता था, और ये सच भी है, कि फिंगरप्रिंटिंग जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों ज़्यादा एक्यूरेट है? क्योंकि किसी भी दो व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, आइडेंटिकल सेट ऑफ पैटर्न्स नहीं होते, सारे अलग होते हैं। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो इसकी मदद से क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना
ईजी हो जाता है। और एंथ्रोपोमेट्री में तो हो सकता है कि कोई दो व्यक्ति हैं जिनकी हाइट, आंखें, बाल सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई जुड़वा ही हो, समझ रहे हो। लेकिन फिंगरप्रिंटिंग में तो अगर कोई दो जुड़वा भाई भी हैं, उनका भी फिंगरप्रिंट जो है वो सेम नहीं होंगे, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अब देखिए फिंगरप्रिंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ क्रिमिनल्स को या क्राइम को फाइट करने के लिए भारत में, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए सबसे पहले जॉन मेयर ने, जो कि एक जर्मन एनाटॉमिस्ट थे, 1788 में ये प्रपोज किया कि हर इंडिविजुअल का जो फिंगरप्रिंट है वो यूनिक होता है, यानी कि हर इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट जो है वो अलग होता है। ये हैं जॉन मेयर, यहाँ पे देखिए इन्होंने 1788 में, ध्यान रखिएगा, प्रपोज किया था, यानी इन्होंने कहा कि ऐसा होता है। लेकिन सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा होता है तो हम क्यों मान लें, है ना। खुदा तो आप है नहीं, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हम आपकी बात क्यों माने, आप इसको प्रूव करिए। अब किन्हीं कारणों से अपने समय ये प्रूव कर पाए नहीं कर पाए, एक डिस्कशन का टॉपिक है। लेकिन ऑथेंटिकली इस तथ्य को, इस स्टेटमेंट को कंफर्म किया था डिटेल स्टडीज के साथ स्कॉटिश के डॉक्टर हेनरी फोल्स ने। ये हैं हेनरी फोल्स। तो ये आपने याद रखना है कि जॉन मेयर ने यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट्स को प्रपोज किया था, लेकिन उसको कंफर्म किसने किया, स्कॉटिश डॉक्टर हेनरी फोल्स ने, काफी विस्तार से डिटेल स्टडीज के बाद। अब जब इन्होंने ये कंफर्म किया तो ये वही समय था जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया में इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहे थे। यानी जॉन मेयर ने जब प्रपोज किया तो उसके एक्सपेरिमेंट्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया में कर रहे थे उस समय, जिस समय स्कॉटिश डॉक्टर ने इसको कंफर्म किया डिटेल स्टडीज के बाद, जिनका नाम था हेनरी फोल्स। क्या कंफर्म किया कि हर इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। तो ये वही समय था जब हर्शल नाम का एक व्यक्ति, एक ब्रिटिश ऑफिसर था, जिसने फिंगरप्रिंटिंग को इम्प्लीमेंट किया था आइडेंटिफिकेशन के लिए बंगाल में। इस प्रकार के सिमिलर अटेम्प्ट्स इंग्लैंड में भी हुए और बाकी देशों में भी हुए, लेकिन बंगाल पुलिस पहली थी जिसने फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स को क्रिएट किया था, बनाया था और पूरे तरीके से एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को रिप्लेस कर दिया था 1897 में। तो क्योंकि सबसे पहले बंगाल पुलिस ने ये किया, तो इसलिए दुनिया का पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो था उसको भी कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था। फिंगरप्रिंट ब्यूरो जब यूरोप में, खासकर इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हुआ, उससे भी 4 साल पहले भारत के कोलकाता में फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टेब्लिश था इन द ईयर ऑफ 1897। तो आपने ये याद रखना है कि दुनिया का पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ, कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ, इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, ब्रिटिशर्स के समय एस्टेब्लिश हुआ। ये स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दुनिया का पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, कलकत्ता में, कब, 1897 में, बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि बंगाल पुलिस ने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को 1897 तक आते आते बिल्कुल रिप्लेस कर दिया फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स के साथ। लेकिन इसको करने के लिए एक मैप तो बनाना पड़ेगा कि हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसको रिप्लेस करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो ये मैप बनाने की शुरुआत हुई एडवर्ड हेनरी के द्वारा। एडवर्ड हेनरी बंगाल में इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे। इन्होंने भारत में 2 भारतीय सब इंस्पेक्टर्स को रिक्रूट किया। उनका नाम था अजीज उल हक और एच.सी. बोस। ये हैं अजीज उल हक और एच.सी. बोस। ऐसा कहा जाता है कि अजीज उल हक जी ने 2 चीज़ें दी थी। सबसे पहले सिस्टम ऑफ प्राइमरी क्लासिफिकेशन अजीज उल हक जी ने दी थी, और दूसरा सिस्टम फॉर इंडेक्सिंग नेम्स इन कोर्ट कन्विक्शन रजिस्टर्स, यानी कोर्ट के जो कन्विक्शन के जो रजिस्टर्स होते थे, बड़े बड़े भारी भारी रजिस्टर्स, उनमें एक इंडेक्सिंग नेम दिया जाए। ये 2 चीज़ों का श्रेय किसको जाता है, अजीज उल हक जी को जाता है। अब इसके ऊपर एडवर्ड हेनरी ने हेनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी इंग्लैंड में 1901 में। हेनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया और इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टेब्लिश किया गया स्कॉटलैंड यार्ड में। लेकिन मैंने आपको बताया कि अजीज उल हक ने 2 मुख्य चीज़ें दी थी। एडवर्ड हेनरी ने इंडियन सबॉर्डिनेट्स जो एच.सी. बोस और अजीज उल हक थे,
उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको एक्नॉलेज करने के लिए डिक्लाइन कर दिया। यानी कि एडवर्ड हेनरी ने जब 1901 में हेनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी, तब उसने जो 2 भारतीयों का कंट्रीब्यूशन था उसको एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन इस कंट्रीब्यूशन को उसने इवेंचुअली 1925 में आके एक्नॉलेज किया। और इसीलिए 1925 में एक्नॉलेज करने के बाद जो कॉलोनियल स्टेट थी उसने इन दोनों के ऊपर एक एक टाइटल बेस्टो किया। बेस्टो करने का मतलब बेसिकली ये हुआ कि उन्हें एक टाइटल दिया गया। तो इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के बाद जो कॉलोनियल स्टेट ने इन दोनों के ऊपर टाइटल्स को बेस्टोड किया था वो थे अजीजुल हक जी के ऊपर खान बहादुर और एससी बोस जी के ऊपर राय बहादुर। तो खान बहादुर किसको कहा जाता है? अजीजुल हक को कहा जाता है। राय बहादुर किसको कहा जाता है? एससी बोस को कहा जाता है। क्यों इन दोनों को नाम पड़े ये मैंने आपको बता दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल आए हुए हैं। खान बहादुर इनमें से किसको अंग्रेजों ने नाम दिया था? अजीजुल हक को। राय बहादुर किसको नाम दिया था? एससी बोस को। क्यों दिया गया वो हिस्ट्री हमने ऑलरेडी देख ली। तो ये था नाफिस, और उसके साथ साथ जो भी क्राइम से रिलेटेड फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन के यूज़ का हिस्ट्री है इंडिया में, हमने इस वीडियो में वो सारा अच्छे से विस्तार से एनिमेशन के साथ कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही सीखे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।